गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी साइंस की टीचर प्रज्ञा मैम। आज आपको चैप्टर जो हम कल पढ़ा रहे थे, पता है ना कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? परमाणु एवं अणु यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसको आगे से पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको बताया था परमाणु क्या होता है, डाल्टन का नियम समझाया था और रासायनिक सहयोग के नियम समझाए थे। आज हम बताते हैं परमाणु जो क्या होता है, वो तो हम कल बता ही चुके हैं। अब परमाणु कितना बड़ा होता है, तो देखिए बेटा परमाणु कितना बड़ा होता है, सुन लीजिए। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर, क्या नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर क्या होता है समझ लीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, यानी मीटर बड़ा है, नैनोमीटर छोटा। या हम कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अब आप कहोगे मैडम ये 10⁻⁹ कैसे लिखा जाता है? तो बेटा देखिए इसका तरीका लिखने का कैसा है आपका, यानी कि पीछे 9 तक, यानी आपने ये 1 लिख दिया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। ये है आपका 10⁻⁹ ठीक है। 10⁻⁹ मतलब पीछे की तरफ लगाया, तो 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, या 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर, यानी मीटर बड़ा है, नैनोमीटर छोटा है। ठीक है। अब आ जाइए विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। जो तत्व होते हैं बेटा, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो आपकी आवर्त सारणी में कई सारे तत्व हैं, उनको हम प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। ये प्रतीक किसने दिए? ये प्रतीक दिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि किसके द्वारा बनाई गई? ये आपके केमिस्ट, जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट जो होते हैं, केमिस्ट यानी कि जो बड़े बड़े केमिस्ट जो कि इस एसोसिएशन में रखे जाते हैं, जिनके द्वारा ये आपका एक केमिस्ट्री IUPAC जिसे बोला गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, के एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। जिससे कि जैसे देखिए हम आपका नीम को नीम बोलते हैं, कहीं और इसका नाम कुछ और है, कहीं और कुछ और, पर अगर हम इसको बायो के लैंग्वेज में बोलें, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें, तो नीम का नाम होता है एजा डायरेक्टिका इंडिका। क्या होता है? एजा डायरेक्टिका इंडिका। तो यानी ये बायोलॉजिकल नेम है। ऐसे ही केमिस्ट्री के नेम होते हैं। केमिस्ट्री का नेम है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बोला, सब जगह हाइड्रोजन बोला जाएगा और प्रतीक क्या होगा? H। ऐसे एल्युमिनियम को क्या बोला जाएगा? एल्युमिनियम, और प्रतीक क्या होगा? A कैपिटल L स्मॉल। ऐसे ही कोबाल्ट को C कैपिटल और O स्मॉल। ऐसे देखिए कई सारे प्रतीक मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा। ये प्रतीक आपको पढ़ने और समझने और याद करने पड़ेंगे। देखिए ये कई सारे प्रतीक आपके दे रखे हैं। एल्युमिनियम का दे रखा है, आर्गन का दे रखा है AR, बेरियम का B कैपिटल A स्मॉल, ऐसे ही बोरॉन का। ये आपके कई सारे प्रतीक हैं जो कि आपकी बुक में मिल जाएंगे। बुक्स आप लोग खरीद लीजिए अब, क्योंकि सेशन दोबारा से शुरू हो गया है। आपने पहले भी बुक नहीं खरीदी हो तो आप खरीद लीजिए, लॉकडाउन खुल चुका है। ठीक है। तो ये प्रतीक हैं जिनको कि हम पूरा नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए हमें कॉपर लिखना है तो हम कॉपर पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? C कैपिटल U स्मॉल। ऐसे ही ऑक्सीजन लिखना है तो सिर्फ O लिख दिया। तो ये तरीका है शॉर्टकट में हमें किसी चीज़ को दर्शाने का। फिर आ जाइए अब हम आगे बताते हैं आपको परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको याद हो सोडियम में 11 और 23 दिखाया था। 11 को मैंने क्या बताया था? परमाणु क्रमांक, और 23 को क्या बताया था? परमाणु द्रव्यमान। तो ये परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, इसका क्या तरीका हुआ जो उन्होंने 23 निकाला? तो क्या करते हैं बेटा, हम कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 को हम क्या मान लेते हैं? जैसे आपने स्केल होता है, स्केल में 0 होता है और 0 के बाद 1। अगर हमारा 0 नहीं होगा तो 1 का कोई महत्व नहीं है, 2 का कोई महत्व नहीं है, यानी कोई इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, उसके आगे ही कुछ ना कुछ शुरू होगा। तो जैसे 0 है, 0 के बाद हम 1 को इतना डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं स्केल में। उसी तरह से हम इसमें जो लेते हैं, जो हम इसमें लेके चलते हैं, वो क्या लेते हैं? कार्बन 12 को हम मानते हैं मानक। कार्बन 12 को आप क्या मानते हो? मानक। तो वही है किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु। जब बेटा हम किसी तत्व के द्वारा मतलब कार्बन 12 के साथ निकालें तो सापेक्षिक हो गया। सापेक्षिक मतलब तुलनात्मक, यानी किसी की तुलना के द्वारा। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन में जब हमने कार्बन 12 लिया तो कार्बन 12 के 1/12, यानी कार्बन 12 को हमने क्या कर दिया? 1 मान लिया। कार्बन 12 के 1/12 भाग से हम हाइड्रोजन के भार को करेंगे तो हाइड्रोजन का भार 1 निकल के आता है।
ऑक्सीजन के बाहर बाहर निकल के आता है 16, नाइट्रोजन का बाहर निकल के आता है 14, तो ये हम क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं। अब नोट यानी इंपॉर्टेंट चीज़, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते क्योंकि इतने छोटे होते हैं। आपने देखा 10⁻⁹, तो अकेले कैसे रहेंगे, ज़्यादातर ये झुंड में रहते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, परमाणु जुड़ के अणु बनाते हैं, और परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनात्मक आयन बनता है, और अगर परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो ऋणात्मक आयन बनता है, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अणु अथवा आयन क्या करते हैं, अत्यधिक संख्या में यानी अत्यधिक संख्या में पुंजित यानी कि इकट्ठा होकर द्रव्य बनाते हैं। द्रव्य मानी पदार्थ या मैटर। अब अणु क्या है, आप कहोगे मैडम अणु क्या है, तो अणु क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक बंध हम आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है आपका विद्युत रासायनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, तो ये इनके द्वारा जुड़े होते हैं, वो अणु होते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपकी, जब दो एक जैसे मैं बात करूं H और H, तो बेटा ये आपका क्या है, परमाणु, अणु। जब 2 H जुड़े अणु हैं, ऐसे ही जब 2 नाइट्रोजन जुड़े ये भी अणु हैं, जब 2 ऑक्सीजन जुड़े ये भी। आप कहोगे मैडम ये क्या चीज़ है जो आप बीच में लाइन लगा रही हो, तो लाइन ये बंद है बेटा। इनके बीच में एक बंद होता है, इनके बीच में 3 बंद और इनके बीच में 2 बंद। वो सब कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के आधार पे होते हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, अणु। पर जब हम बात करेंगे आपकी CH4 की, तो बेटा ये अणु भी है और यौगिक भी है। क्या है, अणु भी है और यौगिक भी है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन 2 अलग अलग परमाणु जिनके अणु भी बना रहे हैं और यौगिक भी। ऐसे ही आपका NH3 अणु भी है और यौगिक भी है, क्योंकि इसमें आपका रासायनिक क्रिया हुई होगी तब ये बने। क्या हुई होगी, रासायनिक क्रिया हुई होगी तब ये बने। इनमें रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, अणुओं के बीच में रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, ये सिर्फ क्या हुए हैं, ये बंध द्वारा जुड़े हैं। परंतु यौगिकों में रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, यानी ये डिफरेंस है आपका यौगिक में और अणु में। तो देखो, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक, ठीक है, यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। समझ रहे हो बात को, यानी यौगिक यानी जो हाइड्रोजन की गैस होगी, वो आप एक अणु का अगर आप गुणधर्म पढ़ेंगे तो आपके पूरे हाइड्रोजन की गैस का गुणधर्म समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप एक ऑक्सीजन का गुणधर्म पढ़ेंगे अणु का, तो पूरे गैस का समझ में आ जाएगा। तो अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, और एक ही अणु आपको पूरी आपके द्रव्य का पूरा गुण बता देता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अपनी बुक्स लाइए, पढ़िए। मैं इसको आपको फ़ोटो खींचे भेज रही हूँ, इसको नोट्स को उतार लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, इसमें जो आपके क्रियाकलाप हैं वो भी कराऊंगी। पर बेटा आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम है, 2 बच्चे ही दिखाई देते हैं, बाकी और कोई आता नहीं। तो आप लोग सब अटेंडेंस करिए, नहीं तो आप लोग फिर 9th में फेल हो जाएंगे।